अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नया जो वक्फ बिल है ये सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए लाया कदम है या फिर इसमें इसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। इन्हीं सब के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बड़ा चौंकाने वाला स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा ताजिया छोटी कर लो वरना हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मर जाओगे। यानी आने वाले वक्त में जो ताजिए का जुलूस उठेगा उसकी हाइट भी निर्धारित की जा सकती है, या एक ये सुझाव है या फिर सरकार का हुक्म। और ये तब हो रहा है जब कल वक्फ बिल प्रस्तुत होने वाला है। क्या ये कोई पॉलिटिकल स्कैंडल बनेगा या कानून की शक्ल अख्तियार करेगा? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भारत की संसद में यानी लोकसभा में वक्फ बिल प्रस्तुत होने जा रहा है। इस बिल की जो रिकमेंडेशंस हैं और इस बिल को लेकर जो ड्राफ्ट है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। कल जब प्रस्तुत होगा सदन में तब पता चलेगा कि कौन कौन से बड़े संशोधन रिफॉर्म के नाम पर सरकार प्रस्तुत करना चाहती है। और कई लोगों का बड़ा एसिड टेस्ट है। जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो है चंद्रबाबू नायडू का। जो सबसे बड़ा एसिड टेस्ट है वो है नीतीश कुमार का। और जो सबसे बड़ा एसिड टेस्ट है वो है चिराग पासवान का। ये पता चलेगा कि ये तीनों वक्फ बिल को लेकर अपनी क्या क्या धारणाएं रखते हैं। ऐसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि इन सब ने, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और पासवान ने अपने अपने कंसर्न भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स तक पहुंचा दिए हैं। लेकिन कल जब इस पर 8 घंटे बहस चलेगी लगातार और सभी पार्टियों को मौका मिलेगा इस पर अपने पक्ष रखने का, तब एक्चुअली हकीकत में पता चलेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी की इस विषय पर क्या ओपिनियन है। वक्फ क्या रिफॉर्म के लिए लाया जा रहा है या फिर मुसलमानों को टाइट करने के लिए, ये बहुत स्पष्ट होगा। वैसे तो पूरे देश भर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन सबसे पावरफुल और रिच जो वक्फ बोर्ड हैं वो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बंगाल और पंजाब के हैं, जहाँ बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं। और मैंने कल की परिचर्चा में आपको बताया कि किस तरह से यहाँ लूटपाट, बेईमानी, भ्रष्टाचार और ज़मीनों की खुर्द-बुर्द बड़े पैमाने पर की गई है, जिसकी सीबीआई तक से जांचें चल रही हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं वक्फ की ज़मीनों के कब्जे की कम नहीं हुई। अब जब ये सब चल रहा था तो हमारा यूपी पीछे कैसे रहता? आज एक बयान आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ताजिए की हाइट छोटी कर लो वरना हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मर जाओगे। ये उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी है कि जो ऊंची ऊंची ताजिया निकलती हैं रूरल एरियाज़ में, शहरों में, जहाँ बिजली के तारों को हटाकर उन ताजिए को गुजारना होता है, तो उन ताजियों की हाइट अब छोटी कर ली जाए। ये एक नया पेचीदा मुद्दा आ गया है। वैसे लॉजिक तो है इस मुद्दे में, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं पीछे हुई हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी वायर की चपेट में आने की वजह से करंट फैला, तमाम लोग मरे। लेकिन ऐसा सिर्फ ताजिए के साथ नहीं हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, मेरठ में कई घटनाएं कांवड़ यात्रा के दौरान हुई, जब ऊंचे ऊंचे डीजे लगाकर तमाम लोग गए और करंट लगने से उनकी मृत्यु हुई। उसकी हाइट भी तय होनी चाहिए। तो क्या वाकई में मुख्यमंत्री का इरादा ताजिए की हाइट छोटा करना है या लोगों की सुरक्षा है? और आजकल बीजेपी के या सरकार के सारे कंसर्न मुसलमानों के लिए ही क्यों हैं, ये एक चर्चा का विषय है। तो क्या ये वाला भी मसला, तो जो हाइट कम करने की बात है, ये वाकई में इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, लोगों की जान बचाने के लिए है, या फिर पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए? इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और खुली बात भी होनी चाहिए। वैसे आजकल यही मुद्दे जनता के बीच चल रहे हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरंगजेब अपनी कब्र में वापस चला गया है, बाबर भी अपनी कब्र में फिर से चले गए हैं। जब इनकी आवश्यकता होगी ये बाहर आएंगे और टाइम आने पर बोलेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए कब्र में चले गए हैं। आरएसएस ने भी कह दिया है बेकार की चर्चा है औरंगजेब पर बात करना। तो लिहाजा मैं मानता हूं कि अब वो कब्र में फाइनली दफन है, तब तक जब तक कि उनको दोबारा बुलाया न जाए। तो अब ताजिया सामने आई है और ताजिया के साथ वक्फ बिल। आज आए कुछ बयान सुने आप, फिर हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सड़क चलने के लिए होती है
और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। ये तो बेकार की बातें हैं, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। ये पूरी तरह से इस देश के, प्रदेश के मुसलमानों के हित इनकी विचारधारा में नहीं है और बेमतलब की बातों पर देश को, समाज को जिससे लेना देना नहीं है, उस पर हमारे योगी बाबू बोल रहे हैं। तो डिसिप्लिन सिर्फ हमें ही सिखाना है क्या? हमने तो डिसिप्लिन मान लिया, हमने तो नमाज सड़क पे पढ़ी नहीं। मैं तो खुद खड़े होकर के सड़क पे से नमाजियों को उठा करके अलग किया, क्योंकि जब सरकार ने मना कर दिया, प्रॉपर्टी सरकार की है, तो उसके ऊपर नमाज हो भी नहीं सकती। देश के अंदर एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है कि मुसलमान को टारगेट कर करके आप नफरत पैदा करो, और इसके अलावा कुछ काम नहीं हो रहा है। और आज ये मुसलमान के लिए हो रहा, कल दूसरों के लिए होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। देश के अंदर सिर्फ नफरत की बात हो रही है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से स्टूडियो से हमारे साथ कनेक्ट हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, हाजी हसन अहमद हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और एसएम अशरफ जाने माने स्कॉलर हमें इस परिचर्चा में आज मेरे साथ मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। एसएन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आजकल आपकी पार्टी की दिलचस्पी मुसलमानों में कुछ अधिक हो गई है। अब कल जैसा कि तय है कि 12 बजे वक्फ बिल आने जा रहा है, और यूपी में ये कहा जा रहा है कि ताजिए की हाइट छोटा कर लो। तो मुसलमानों को और क्या क्या छोटा करना है, एक अगर फहरिस्त आप दे देते तो उन्हें बड़ी आसानी होती। नहीं, अच्छी बात आपने ब्रिजेश जी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है वो बड़ी पारदर्शिता से करती है। कोई ऊंच नीच नहीं, भेदभाव नहीं, जाति धर्म नहीं, मत मजहब नहीं, और जितने कार्य करती है और विकास को लेकर और विरासत को लेकर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। कल वक्त बिल आ रहा है, इसमें भी ब्रिजेश जी के चैनल पर आज डिबेट होना चाहिए। भारत समाचार बड़ा अच्छा चैनल है, लोगों को सोचना और समझना चाहिए 4 चीजों को। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि जो मैं कह दिया वही सही है, और दूसरा कहता है कि नहीं जो सही है वो सही है। तो मुझे लगता है जो सही है वो सही है, एक व्यक्ति के कहने से नहीं होगा। दूसरा कोई कहता है कि नहीं जो हमारे घर में ही इसकी सुनवाई हो जाए, जो ट्रिब्यूनल है उसके बाहर आप जा ही नहीं सकते हैं, और उसमें संशोधन करके कहा जाता है कि नहीं अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं न्याय मिल रहा है तो न्याय तो बहुत सारे चैप्टर हैं, आप जो है उसको हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मुझे लगता है इसमें भी आपत्ति नहीं। तीसरा चैप्टर इस पर आता है कि भाई इसमें महिलाएं क्यों जाएंगी? भाई देश की आधी आबादी, भारत का संविधान कहता है महिलाओं को बराबर का हक देता है, तो महिलाएं उसमें आ जाती हैं, इस पर भी आपत्ति नहीं हो सकती। चौथी आपत्ति थी कि भैया जिस धर्म का है नहीं उस धर्म कैसे यहाँ पे आ रहा है? तो इसलिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसीजन देखें और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखें कि ये जो है किसी धर्म के नेचर से बिलोंग नहीं करता हुआ है। वक्फ बोर्ड एक बोर्ड है जिसमें अगर आप चाहे कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, सारे रिफॉर्म आपको सिर्फ मुसलमानों के लिए लाना है। अगर आपका जो और भी धर्म है और भी मजहब हैं, उनमें रिफॉर्म की आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, सारे रिफॉर्म आप मुसलमानों के लिए ही लाना चाहते हैं। नहीं, अच्छी बात आपने नहीं ब्रिजेश जी, देखिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी, जब हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इससे सुंदर नारा तो हो ही नहीं सकता। और कहते नहीं है, ये करके दिखाया गया है कि बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को सबके लिए पूरा किया जाता है। आज जो है उत्तर प्रदेश में 25 से 30% मुसलमान है, लगभग 40 से 45% सरकार की योजनाओं पे हक किसका है? हमारे मुस्लिम भाइयों का। तो निश्चित तौर पे ऐसी ही सरकार चाहिए जो आंखें छोटी बड़ी करके नहीं, बराबर के भाव से देखे। लेकिन जानते हैं अच्छा, आप क्यों चाहते हैं कि ताजिए की हाइट छोटी कर दी जाए? को बात अच्छी लगी कि मुसलमानों को और क्या क्या छोटा करना है, कोई लिस्ट है आपके पास? आज आप दे दें तो सुरेंद्र जी बता देंगे सबको, भाई वो अपना अपना छोटा कर लेंगे सब। ब्रिजेश जी आपके जीवन, ब्रिजेश जी हम सभी के जीवन में, आपके जीवन में भी ये गुजरा होगा। कई बार क्या होता है ना, कई लोग जो है मुस्कुराने पे भी नाराज हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे नाते मुस्कुराया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने तो जो डीजे था ना उसको भी कहा, हम सुरक्षा के मानकों के नाते कहते हैं इसको धर्म से जोड़ के ना चला जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हिंदू मुसलमान सबके मुख्यमंत्री हैं, और वो कहते हैं कि भैया अगर आप लंबी लंबी ताजिया लेके जाएंगे तो देखा गया है कि दुर्घटनाएं हुई, निश्चित तौर पे आपको ताजिया छोटा कर लेना चाहिए, क्योंकि स्पेशल राइट स्पेशल चॉइस नहीं चलने वाला है कि मेरठ में तो वही या मैं बहुत कह रहा सारे था, जगहों पे देखा गया कि सुरेंद्र वो डंडे राजपूत से, जी भी ये तलवार जानना से चाह रहे मार के थे, बहुत सारे लोगों को तोड़ डिबेट तो के ऐसा पहले कर मुझसे कह रहे थे स्टूडियो में कि भाई एसएन सिंह आ रहे हैं तो उनसे एक लिस्ट ले लीजिए कि मुसलमानों को क्या क्या छोटा करना है। अच्छी बात है। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी इसलिए जानना चाहते थे कि जब देश का बंटवारा हुआ तो सुरेंद्र राजपूत जी को लगा कि भाई कुर्सी तो मिल गई, कुर्सी के लिए हमने देश का बंटवारा करा दिया, और तो कोई कारण था नहीं, पाकिस्तान तो था ही नहीं, भारत था, भारत बटा क्यों दो लोगों सर की मुद्दा कुर्सी के पूछा हूं, नाते। मुद्दे का आगे जवाब दो उन्होंने सर, क्या किया, उन्होंने मुद्दे कहा से कि भटको हम मत, हक मारते हैं। छोटा क्या क्या लिस्ट- करना है मुसलमानों लिस्ट को ये बता बताओ रहे सर। हैं, लिस्ट ही तो बता रहे हैं। नहीं, लिस्ट बता रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी से जरूर बताइएगा। उन्होंने कहा है कि खुलेबंदी कर दीजिए, कि नसबंदी कर दीजिए, कि धार्मिक यात्रा थैंक यू पे सर, छूट बहुत दीजिए, शुक्रिया दूसरे आपका। की धार्मिक यात्रा ठीक है, अगले राउंड में मेरे पास कुछ सवाल है आपके लिए ईसाई और बौद्धों को लेके, तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी को बुला ही लेता हूं, क्योंकि आप उनकी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, तो उन्हीं को बुला लेता हूं और उन्हीं से ये सवाल करता हूं कि क्या ये वाकई में रिफॉर्म के लिए लाया जाया बिल है या फिर ये मुसलमानों को टाइट करने के लिए है, और अगर ताजिए की हाइट छोटी करने की बात कही है तो इसमें गलत क्या है? सुरेंद्र जी, गो अहेड। दो चीज़ें हैं, पहले तो वक्फ बिल पर बात कर लीजिए। टोटल बिल संविधान विरोधी है, और जो बिल संविधान के विरोध में है उसके विरोध में हम हैं। आप जेपीसी पर लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होती है, इस जेपीसी में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा नहीं होती, लट्ठ मारा जाता है। आप हम 44 डिसेंट नोट्स देते हैं, असहमति व्यक्त करते हैं, एक को भी हमारे में शामिल नहीं किया जाता। अब आप कहेंगे कि बिल में कमियां क्या क्या हैं, तो अब ये बता रहे थे हमसे कि साहब महिलाएं होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड में बिल्कुल होनी चाहिए। ऑलरेडी राजस्थान में दो महिलाएं अशोक गहलोत जी ने जो वक्फ बोर्ड बनाया था उनकी हैं, उसमें पहले से थी। अब ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब, क्या नाम, ये जितना वक्फ को कमजोर करने की आप कोशिश करना क्यों चाहते हैं? आप एक अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करके, उसको किनारे करके आप बहुसंख्यक समाज को बुलिंग क्यों कराना चाहते हैं? आप हमको जरा सा बता दीजिए। वक्फ संशोधन में आप लाना क्या चाहते हैं कि साहब 2025 में जब हम करेंगे तो साहब सारी चीजें डिजिटलाइज हो जाएंगी। भारत की सरकार स्वयं कहती है कि 99.9% वक्फ की प्रॉपर्टी डिजिटलाइज हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, भारत की सरकार कहती है। कहते हैं साहब थर्ड लैंड बैंक है दुनिया का, 9 लाख एकड़, नहीं हिंदुस्तान का लैंड बैंक है 9 लाख एकड़ का। हम बताते हैं आपसे, भारत की सरकार बता रही है कि उसमें से 2 लाख एकड़ तो सीधे सीधे कब्रिस्तानों के पास में है, ज्यादा ही होगा, नहीं 2 लाख से के आसपास, जो सरकार बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं। 1.5 लाख एकड़ के आसपास उसमें जो है मस्जिदों के पास है, 50,000 एकड़ उसमें दरगाहों के पास है। उसमें कौन सा आपको क्या नाम कमाई हो रही? 1,40,000 एकड़ जमीन है जो खेती योग्य ये लाए क्यों हैं ये लोग है, ये बिल ला क्यों रहे शुद्ध रूप से बुलिंग करने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय को बुलिंग करके बहुसंख्यक समुदाय से सांप्रदायिकता के नाम पर वोटों की फसल काटने का एकमात्र इनके पास तरीका है, जो संविधान विरोधी है। आप भी तो 2013 में रिफॉर्म लाए थे, संशोधन लाए थे, कौन से संशोधन लाए? संशोधन कराया आपने? 1995 में संशोधन हुआ था सर। जो 1995 में रहमान साहब की कमेटी थी, जिसकी रिकमेंडेशन जो आपकी पार्टी की सरकार में पेंडिंग थी। जो के रहमान की रिकमेंडेशन थी वही सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन थी। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन को और के रहमान की रिकमेंडेशन को लागू कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है? आप मुझे तो बताइए। आप उसी रिकमेंडेशन को उस रिकमेंडेशन में तो ये कहीं नहीं है कि डीएम आपका सारी वक्फ संपत्तियों का बाप हो जाएगा। उसमें है जफर फारूकी को आप हटा नहीं पा रहे हैं। 24 साल से एक आदमी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष यहां पे बना बैठा है, सैकड़ों मुकदमे हैं उसके खिलाफ, सैकड़ों फ्रॉड के मुकदमे हैं उसके खिलाफ, सैकड़ों मुकदमे। काबिलियत तो है ही है सर। आज की डेट में भाजपा वालों की कथनी और करनी का जो अंतर है वो साफ साफ दिखाई देता है कि एक वर्ग को दबाइए और दूसरे वर्ग को बुलिंग करके खुश कराइए। कह रहे हैं ताजिए का साइज, सर ताजिए का साइज छोटा हो, अब पता नहीं, हमें तो लग रहा है कि लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की जो गुजराती लॉबी दिल्ली में बैठी है वो कहीं योगी जी का साइज तो छोटा नहीं कर रही है। लगातार उन्हें धमकी देनी पड़ रही है कि मेरा क्या है, मैं तो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं तो मठ चला जाऊंगा, मेरा रास्ता दिल्ली नहीं है, मेरा तो गोरखपुर है, मठ है।
तो ये जो साइज छोटा करने की बात चल रही है, कभी सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कभी कहेंगे हम संभल करेंगे, कभी कहेंगे हम ताजिए का साइज छोटा करेंगे। आखिर ये भाजपा में चल क्या रहा है? ताजिए के नाम पर कहीं हो तो नहीं रहा कि कट्टू साइज हो रहे हैं? अभी तो मुसलमान को पहले हाइट नहीं नहीं, वो मुसलमान के नाम पर ही तो, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि आज की डेट में खाता ना बही, जो चचा कहे वो और सही। एक बात है जिसमें जस्टिफिकेशन, और आप भी देखते होंगे कई बार कि ताजिए की हाइट ज्यादा थी, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स उसमें टकराए, करंट फैला, लोगों की मृत्यु हुई। और मैं ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, हिंदुओं में जो कांवड़ यात्रा निकलती, आजकल डीजे का फैशन है, ऊंचे ऊंचे डीजे रखते हैं, आपके सहारनपुर वगैरह की तरफ भी। सुनिए ना मेरी बात, मैं एक ही लाइन की बात कहता हूं। सबकी हाइट कानून व्यवस्था तो लोकल पुलिस का और प्रशासन का काम है। जहां पर भी जो खतरनाक चीज हो उसको धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, विवाद के आधार पर थोड़ी ठीक किया जाता है। एक काम जो पुलिस इंस्पेक्टर कर सकता है या पुलिस का कांस्टेबल कर सकता है, उसमें सिर्फ आप ताजिए का नाम लेकर के आप बताना तो क्या आपका चाहते? मतलब यह कि मुख्यमंत्री या सरकार मुसलमानों को बुली कर रही है? ये तो वक्फ बिल ने स्पष्ट कर दिया, बुलिंग कर रहे हैं। ये आज की Alright, डेट में शुक्रिया हम सर। साफ बात कहते हैं, इसमें बुलिंग कर रहे हैं। मैं उदयवीर जी को आमंत्रित करता हूं परिचर्चा में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी, स्वागत आपका। कल वक्फ बिल आने वाला है, आपकी पार्टी का स्टैंड? हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि एक ऐसा बिल, जिस बिल को लाने में उस समुदाय के लोगों की न राय ली जाए, धार्मिक आधार पे जो भी ट्रस्ट बनी है, अगर आपको कोई नियम बना है तो जितने धर्म हैं सबको विश्वास में, सबके साथ एक तरीके से आप रिफॉर्म करेंगे। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को आप फॉलो नहीं करेंगे। जेपीसी में इसलिए डाला जाता है बिल कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा, एक दूसरे की राय आ जाएगी, वहाँ विधानसभा लोकसभा की तरह ध्वनिमत से पारित कर लिया जाएगा हाथ उठा के। तो ये पूरी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है और केवल इस देश को हिंदू मुसलमान करके अपना भ्रष्टाचार, अपनी निकम्मापन और सरकार के कोई सवाल न पूछे कि ये बजट कहाँ जा रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनका क्या हो रहा है, उन पे बात न हो, इसलिए एक नया इशू लाया जाता है। कल पार्लियामेंट यही में लोग आपका क्या औरंगजेब स्टैंड रहेगा? यही लोग औरंगजेब की कब्र खोदने जाते हैं, यही लोग औरंगजेब की कब्र के आज वही मुख्यमंत्री वो कहता है, फाइनली चला गया। आज मुख्यमंत्री कहता है कि नहीं अब कोई नहीं जा सकता। औरंगजेब फाइनली तो आपकी हर 3 दिन में राय बदलती है। देखिए in मुद्दा peace। ये है 2-3 बातें हैं। मुद्दा ये है भारतीय, ये चाहे आप ताजिए की बात करें चाहे आप वक्फ बिल की बात करें, बात सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले राजनीति शुरू की थी हिंदुओं को ये एहसास करा के कि आपको कमतर आका जा रहा है, आपको हम अधिकार देंगे, और वो बातें कहती जो संवैधानिक रूप से ये कर नहीं सकते थे। मसलन राम मंदिर के बारे में जो कहते थे, कोर्ट की बात मानने के लिए कहाँ कहते थे? हुआ वही जो विपक्ष के लोग कहते थे कि जो कोर्ट तय करेगा। तो बहुत सारी बातें हिंदू हितों की जो बात करते थे, अब ये 10 साल सरकार में उधर रह लिए, इधर भी रह लिए, अब इनके पास कोई कारण नहीं है कि ये बताएं कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, FDI से लेके जितने भी मुद्दे इनके थे उनको क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब ये इस बात पे आ गए हैं कि हम लोगों को हम ये समझाएंगे कि हमने माइनॉरिटी को कितना परेशान किया है और इस आधार पे एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट किया जाए। तो क्या ताजिए की हाइट अब मैं परेशान करने के मकसद से? मेरे कुछ बात छूटेगी नहीं आपसे, आप थोड़ा धैर्य रखें, 1 मिनट का बस। योगी जी को दिल्ली जाने का सपना है, ये किसी से छुपा नहीं है, होना भी चाहिए। हर आदमी जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का 2 टर्म मुख्यमंत्री रह लेगा, उसकी इच्छा क्यों नहीं होगी। और इस सपने के कारण योगी जी प्रदेश भूल गए हैं और उन्हें वही याद है जो दिल्ली में अभी लोग बैठे हैं, जो वो करके आए हैं। इसलिए सोते जागते सुबह 10 बजे ही योगी जी को हेलीकॉप्टर पे चढ़ा देते हैं ये अधिकारी लोग, और वो पूरे प्रदेश में घूमते हैं और वो बातें कहते हैं जो सीओ और इंस्पेक्टर को कहनी चाहिए। ताजिए की हाइट वाला उनकी, हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, उनकी महत्वाकांक्षा का इतना प्रयोग कर रहा है उत्तर प्रदेश का प्रशासन कि एक डिप्टी एसपी, एक इंस्पेक्टर तो नीतिगत विषयों पर बात करता है, धर्म क्षेत्र कौन सा बनेगा, पर्यटन क्षेत्र कौन सा, नीतिगत बातें करता है और मुख्यमंत्री डिफेंड करते हैं। और मुख्यमंत्री ये बताते हैं कि ताजिए की हाइट कितनी होगी, जुलूस कैसे निकलेगा। स्थापित नियम है कि जो ताजिए रखे जाते हैं, चाहे दुर्गा पूजा होती है, चाहे कोई भी किसी धर्म का धार्मिक कार्यक्रम होता है, उसकी परमिशन ली जाती है अधिकारियों से, एसडीएम से, मजिस्ट्रेट से, पुलिस की रिपोर्ट लगती है और उस रिपोर्ट में रूट का चेकअप होता है, क्या हाइट है, कितनी होनी चाहिए, सब डिस्कशन करके
तो सालों से आपके हो रहा है। मुताबिक ये मुसलमानों को परेशान ये करने सालों के से मकसद हो रहा है, कोई क्या नई काम नहीं मुसलमानों है को जो परेशान मुख्यमंत्री करने को का बताना मकसद? पड़ रहा है। मुख्यमंत्री कितना बिना काम के हैं कि केवल उन्हीं बातों में लगे हैं जो दरोगा सिपाही कर लिया करते थे। क्या जरूरत पड़ती थी? अब आप बताइए, नमाज रोड पे नहीं होगी, किसको रोड पे पढ़नी है? लोग तो मस्जिद में पढ़ने जाते हैं। जब भीड़ ज्यादा हो जाती थी, मस्जिद के बाहर तक आ जाते अनुशासन थे, तो कहते हैं बैठ जाते इसको, थे। अनुशासन, डिसिप्लिन। जब हिंदू हम त्योहार मनाते हैं डिसिप्लिन। और हमारे त्योहार मनाने के लिए जगह नहीं होती, तो पड़ोसी का प्लॉट मांगते हैं, वरना सहमति थे सड़क पे बैठ जाते हैं। ये मुद्दे नहीं थे, ये लोकल प्रशासन और लोकल नागरिकों के बीच से पिछले 1947 से आज तक कल लगातार हो रहे पार्लियामेंट हैं। में आपका क्या स्टैंड होगा? जी, कल पार्लियामेंट में क्या नहीं, वो तो स्टैंड हम होगा? घोषणा कर चुके हैं, हम तो बिल का विरोध करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। ऑलराइट, मैं एसएम अशरफ को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। तो फाइनली जैसा कि आपकी हसरतें थी, कल वक्फ बिल सदन में प्रस्तुत होने जा रहा है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि ये कोई रिफॉर्म है या फिर आपको टाइट करने की तैयारी? आपने कल भी इत्तेफाक से यही टॉपिक उठाया था और मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि ये मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए बिल लाया जा रहा है और हिंदू कम्युनिटी को ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम देखिए साहब, एक एक करके इनके ऊपर हम इस तरह के प्रहार करते जा रहे हैं जिससे उनको खुशी महसूस होनी चाहिए। अब खुशी महसूस हो रही है उस समाज को भी नहीं हो रही है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम सरकार की मंशा यही है। और तो आज मैं चाहता था कि चूंकि वक्त पे बहुत ज्यादा मैं बोल चुका हूं, कल आपकी पूरी डिबेट ही इसी पे गई, आज मैं चाह रहा था कि उस वक्तव्य को मैं जरूर उठाऊं जो वक्तव्य आपने मुख्यमंत्री जी का आपने बताया कि उन्होंने कहा ऐसा कर लिया। एक मुख्यमंत्री की या एक कम से कम योगी की ये भाषा नहीं हो सकती जिसमें घमंड, गुरूर, एरोगेंस नजर आ रहा है। वो कोई राय नहीं दे रहे, वो कोई अपील नहीं कर रहे, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो मर जाओगे। ये कोई तरीकेकार बात करने का नहीं होता है, कम से कम मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जब एक सीओ इस तरह का बयान देता है तो वो कहते हैं कि चूंकि वो इसलिए इस भाषा बोलता है कि वो साथ साथ पहलवान भी रहा है। तो मैं क्या तय करूं कि मुख्यमंत्री जी की भाषा ये क्या है, ये किसकी भाषा हो सकती है, जिसमें क्या नाम दिया जाए? ये वही मुख्यमंत्री साहब हैं, जब पुलिस को इतना निरंकुश बना दोगे, उस निरंकुशता का शिकार खुद मुख्यमंत्री साहब हो चुके हैं। पार्लियामेंट के अंदर इनको सोमनाथ चटर्जी के सामने अपने को जाके बताना पड़ा, इन्हें विलाप करना पड़ा कि साहब पुलिस इतनी निरंकुश हो गई, पुलिस ये काम कर रही है। ये भी तो हो आखिर सकता है कि आपको ये समझाने की आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो ताजिए की हाइट थोड़ा छोटी कराना चाह रहे हो, तो अच्छा, थोड़ा ये क्या बताइए, काफी छोटा कराना चाहिए? 25 साल से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जरा बता दीजिए कि कितने हाई टेंशन तार से डेथ हो गई ताजिए में 4 महीने के बाद मुहर्रम में। आज आपको ये वक्तव्य देने की जरूरत क्या रही? आपको लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें करना है जिसमें और भी अंदाज आपका मशवरे का नहीं है। कोई कमेटी आपसे मिलने नहीं गई थी, किसी को आप राय नहीं दे रहे थे। नहीं, क्या अंदाज लगा उनकी बातों में जो बोल रहे थे उसमें? क्या छोटा करिए, क्या वो नमन कम्युनिटी जाओगे। के लिए नाराजगी लग रही थी? कोई नाराजगी की बात ही नहीं, उनका व्यवहार ही एरोगेंस का है। वो हर वो बात ऐसी करते हैं। मुसलमानों कहते हैं कि आपको हिंदुओं से सीखना चाहिए, मतलब हमको अनुशासन आपसे सीखना है। और जब भगदड़ मच जाती, लाखों लाख लोग मरते कहीं पे, तब उसका कोट नहीं करते। इसी कुंभ के मेले में कितनी जानें चली गई उसकी बात नहीं करेंगे। और उसके बाद कहते हैं अनुशासन हमसे सीखिए। कांवड़ यात्रा में कितने लोग ट्रेनों से कट के मर जाते हैं, तो अनुशासन सीखे जो है मुख्यमंत्री जी से या उनके अनुयायियों से सीखे। अरे क्या कहना चाह रहे हैं? अब किधर लेके जाना चाहते हैं आप? पूरी जिंदगी आप ये हो सकता है कि बीजेपी को आप लोगों से यानी मुसलमानों से काफी प्रेम है, जुड़ाव है, लगाव है। जो हमारे मित्र एसएन सिंह अभी क्या, सुन ले एक सेकंड, जो अभी हमारे मित्र एसएन सिंह कह भी रहे थे, तो इनकी मोहब्बत को कबूल कीजिए। अरे भाई कबूल तो करना ही पड़ रहा है, हम ऐसा कौन सा करना ही पड़ रहा है। आपने कहा चाहे ईद हो चाहे अरे क्या मतलब है करना ही पड़ रहा है? ऐसा कोई मजबूरी वाली बात ना? जब डंडे के जोर पे आप करवाएंगे तो करना पड़ रहा है, डंडे के जोर पे करना पड़ रहा है। अब आपके लिए आपके ऊपर डंडा चलता नहीं, चूंकि आपके ऊपर डंडा चलाएंगे तो आप बताएं इनको, मुसलमान तो मजबूर है ना। आपने कहा नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है भैया नहीं पढ़ेंगे, 2 बार में पढ़ लेंगे हम। आपने कहा सड़क पे नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। तो ये सवाल इस बात का क्या पहली बार नमाज हो रही है? कांवड़ यात्रा को आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो रूटिंग है इसलिए कांवड़ यात्री निकलते हैं। तो आपको कैसे कैसे और टाइट किया जाए, ये भी थोड़ा सा एक आप लिस्ट फेरिस्त दे दें, अगर लिस्ट एसएन सिंह को, तो क्या क्या छोटा करना है थोड़ा आप ही बता दें। नहीं, ये इनको खूब पता है, ये ऐसे करते जाएंगे जब तक मुख्यमंत्री साहब है तब तक ये चलता रहेगा। ये तो इन्होंने इस काम के लिए जो है योगी जी को बना रखा है कि आप ऐसे बयान देते रहिए। अच्छा चलो मैं ये मान लेता हूँ,
हालांकि मेरे पास एविडेंस नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपको टाइट करना चाहते हैं ये, तो आप टाइट हो रहे हो कि नहीं? क्या आपको खूब पता है, आपको अपने मुंह से आप कह नहीं पा रहे कि आपको आप कह रहे एविडेंस नहीं है। अरे क्यों नहीं एविडेंस है? एक सेकंड रुक जाओ सर, आपके पास है, तो आपको टाइट किया जा रहा है सर? परमाण है कि मुसलमान टाइट किया जा रहा है। तो इस जो बिल आ रहा है इसमें टाइट किए जा रहे हैं सर? बिल तो सीधा सीधा है, बिल में एक भी चीज ऐसी नहीं जो सुधार की हो। बिल में सारी मंशा सरकार की हड़पने की है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को यह बता देना कि साहब ये डिस्प्यूटेड चीज है और इसमें सरकार का अख्तियार है, वरना जरूरत किस बात की है? झूठ प्रोपेगेंडा आपके यहाँ से फैलाया जाता है कि जो है ट्रिब्यूनल के ऊपर जो अच्छा, है कल ये मान के चलो कि नीतीश कुमार भी सपोर्ट कर सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी कर सकते हैं। दोनों नहीं करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। हो सकता है दोनों वॉकआउट कर जाए, उसके बाद भी बिल पास हो जाएगा। ये मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं जितना कि समझ रहे हैं आप लोग। हम अच्छी तरह जानते हैं कल क्या होने वाला है। अरे आप मेरे दोस्त हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हो भाई? हम मतलब मैं आपको बता रहे बताइए, हैं, अरे आप बिल तो पास होगा। हो सकता है दोनों शायद वॉकआउट कर जाए तब भी बिल पास हो जाएगा। 254 तब भी उनके पास हो रहे हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। बाहर भी हो जाते, पर मुझे नहीं लगता इतना गुस्सा करने की जरूरत है, इतना हाइपर नहीं होना चाहिए। मेरा अपना हमें लॉजिकल बात करनी आवाज चाहिए। है। अगर मुख्यमंत्री जी रो सकते हैं तो क्या मैं अपनी बात भी नहीं कह सकता? सर बिल्कुल कह सकते हो सर, पर कूल आपका डाउन सर, फोरम ऐसा है जहां से मेरी बात जानी चाहिए। कूल डाउन सर, बिल्कुल आपको समय दिया है, आपने पर्याप्त अपनी बात रखी। आपके मित्र बिल्कुल सही हाजी हसन आ गए, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे। कैसी रही ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, इस जुल्म और जौर के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम देशवासियों के साथ हमने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में, प्रशासन की पूरी जीतोड़ कोशिश के बाद भी कहीं छुटपुट वारदात तो हुई, लेकिन ईद बहुत अच्छे से हुई। कल बिल आ रहा है जी? कल बिल आ रहा है जी, बिल आ रहा है, वो तो पता है कि बिल आ रहा है, लेकिन ये शायद जुल्म की इंतहा होगी अगर कल बिल आ रहा है और पास होता है। हुकूमतें हर तरह से चल सकती हैं, लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती। हर एक पाप के घड़े का एक अंत होता है, उसके बाद वो फूट जाता है। तो वक्फ की संपत्ति जिसको सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है, जान रही है, कर रहे हैं, रिफॉर्म लाना चाहते हैं। रिफॉर्म समझते हैं? जी, सुधार क्या सुधार? जब पूरा प्रदेश के लोग सड़क पे थे एक चोर चेयरमैन के खिलाफ, तो ये रिफॉर्म नहीं ला पाए। उसको आज भी मौजूद है अपनी जगह पे। जब पूरे प्रदेश की जनता, कोई टैलेंट होगा उसमें, पूरे प्रदेश की जनता कोई सड़कों तो पे टैलेंट थी, होगा, आप नहीं तो पकड़ पाए। उसके साथ उसको रिफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन आज रिफॉर्म देखिए, वक्फ की संपत्ति हाजी हसन अहमद या ब्रजेश मिश्रा जी की संपत्ति नहीं है। पहले इनको पता ही नहीं है कुछ, ये कुछ भी किसी भी तरह से चाहते हैं कि बस ढोल बजाओ। अब जब सवाल ये, वक्फ की संपत्ति, ये संपत्ति का वारिस हैं, इन्हीं लावारिस समझ के जितने कब्जे करने थे कर लिए। लेकिन अब ये आगे अगर ये बिल पास करें ना पास करें, वॉकआउट करें, नीतीश कुमार नायडू जी या सपोर्ट भी कर दें, तो भी इसके वारिस जिंदा हैं और इनकी रक्षा अंतिम समय तक की जाएगी। जिस तरह से हमने हिंदुस्तान की रक्षा की थी उन अंग्रेजों से, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं और आगे हमारा जज्बा। दो सवाल और हैं आपसे। ताजिए का साइज छोटा करो। ताजिए के बारे में जानते क्या है? क्यों हंस रहे हैं आप लोग? एक बात बता दें हमारे आदरणीय स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री जी कि वो ताजिए के बारे में क्या जानते हैं। ताजिए का साइज छोटा करो, बड़ी आसानी से उन्होंने कह दिया। इमाम हुसैन के बारे में जानते क्या है? वो ताजिया किसका प्रतीक है, कहां से आया? तो हमें तो लगता है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो डिग्री अभी तक वो है, तो इनके ऊपर भी सवाल उठने लगेंगे बात से। और सवाल उठने लगे हैं कि एक किस तरह का प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री, हम तो समझते थे कि भाई धार्मिक आदमी है, थोड़ा सा धर्म के प्रति निष्ठा उनकी ज्यादा है, इसलिए संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन कर रहे हैं। शायद ये वजह है। ये तो हिंदी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो समझ सके, वो समझ सके। उर्दू भी आती है, उर्दू से शेर तो नफरत बोलते है। नहीं, शेर बोलते हैं। हिंदी उर्दू उनको बाजार शेर को, अच्छे आते हिंदी हैं। बाजार बोलते नहीं पढ़ते। उर्दू बाजार को हिंदी बाजार उन्होंने क्या, तो संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन कर रहे और करते आ रहे हैं संवैधानिक। अच्छा, एसएन सिंह हमसे कह रहे थे, सुरेंद्र राजपूत से भी पूछ रहे थे, वो एक लिस्ट दे दो कि मुसलमानों का क्या क्या छोटा हो सकता है। भाई देखिए, इनको डिटेंशन सेंटर बता दें वो कि बन गए, तैयार हुए कि नहीं और कब जाना है। हा?
जो डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे थे। अच्छा, वो टाइट कर रहे हैं, आप लोग टाइट हुए कि नहीं हुए? टाइट क्या, देखिए आज तक अशरफ लोगों ने तो देखो हो गए टाइट। खुदाई का दावा किया, बड़े बड़े फिरौन और यजीद आए अशरफ और चले गए। वो Thank यजीद you. जो ताजिए के इमाम हुसैन का दुश्मन था, वो नेस्तो नाबूद हो गया, मिट गया। बहुत उसकी शुक्रिया नस्ल का आपका। पता वीरेन नहीं। जी भी हमारे साथ इस पर चर्चा में आ गए। वीरेन जी, कल की क्या रिपोर्ट है? बिल पेश हो रहा है तो उसमें क्या क्या मसले सामने आ सकते हैं? क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन लोगों का कोई पक्ष आया? और दूसरा, ये ताजिए के साइज का मसला कैसे अचानक से आ गया? देखिए, कल भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है कि वो सदन में मौजूद रहें, तो बहुत साफ है कि बिल आ रहा है और इस पर पूरी तैयारी है और इस पर बहस होगी। अब ये बिल पास होगा कि नहीं होगा ये तो संसद तय करेगी, जैसा सरकार चाहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि परोपकार और भ्रष्टाचार में बड़ा अंतर है। जो बुजुर्गों ने, पुरखों ने संपत्ति परोपकार के लिए दान की थी, वक्फ की थी, अगर उस पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर फिर निगरानी और कार्रवाई दोनों होनी चाहिए। ये इस बात अलग है कि हमने 1995 में कानून बनाया था वक्फ बोर्ड का, जिसमें बोर्ड को बहुत सारी असीमित ताकतें दी गई थी कि वही तय करेगा कि वो वक्फ है कि नहीं है, और वही अधिकार बताएगा कि ये ज़मीन को वक्फ करना है कि नहीं करना है। वो बहुत सारे मामलों में स्वतंत्रता रखता है बोर्ड, वो बहुत पावरफुल बन जाता है 1995 के एक्ट से। अब जमाना दूसरा है, ज़मीनों की महंगी कीमतें हैं, तो स्वाभाविक है कि जो लोग बोर्डों में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं वो इसका दुरुपयोग भी करते हैं और उसका लाभ लेते हैं। मनमाने इस्तेमाल को रोका जाना चाहिए, क्योंकि मनमाना इस्तेमाल ताकतवर को ज्यादती करने का अधिकार देता है और कमजोर को पास सारे रास्ते बंद कर देता है। वो कहा जाए किससे अपनी फरियाद करे। ब्रजेश जी, आज योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनका एक इंटरव्यू चल रहा है और उन्होंने ये बात कही है कि ताजिया का साइज छोटा होना चाहिए, नहीं तो करंट लग जाएगा हाई टेंशन तार से। भाजपा ने अभी कल ईद गुजरी है, 32 लाख परिवारों को ईदी भेजी केंद्र सरकार ने, मोदी ने, और यूपी में करीब 5 से 7 लाख परिवारों को ईदी पहुंचाई गई। और ईदी में जो सेवई और उपहार दिए गए थे, अगर उसकी मिठास भी कम हुई होती उससे पहले वह बिल, और ये आज कल ईद गुजरी है, आज एक नई चीज आ गई है, ताजिया महंगा पड़ गया। हाँ, तो ये सौगातें मोदी लेके अब कल ये बिल लेके घर जाएंगे, रिटर्न गिफ्ट भी मिल गए। हाँ, ये आप कह सकते हैं काफी महंगा पड़ा, लेकिन मना किया था मैंने इनको, हजरत को, लेकिन ये क्या है, सौगातें मोदी के लालच में आ गए। लेकिन देखिए, जब सरकार दे रही है तो लोग ले लेते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, अल्पसंख्यक सभा भी है उनकी, वो अपनी अपनी लोगों की पसंद है। लेकिन ये माहौल जिस तरह से बना है कि एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात दिल्ली से आ रही है, लेकिन लखनऊ से उसी लहजे और शक्ति में बात हो रही है जिस तरह के वो नेता माने गए, खास तौर से हिंदुत्व के। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ बोली, पहनावा, खान पान, त्योहारों की वजह से ही इसको विविधताओं का देश कहा गया और हम सब ने उसको स्वीकारा है। मुसलमान और हिंदू के दोनों के त्यौहार मनाने का ढंग अलग अलग है, पर लेकिन ये त्यौहार नफरत नहीं पैदा करते थे। एक त्यौहार मनाता है तो दूसरा उसका स्वागत करता है सड़क पर। ये बहुत सारे चीज़ें लखनऊ में और प्रदेश में देखी गई हैं। लेकिन सियासत का काम है कि अगर वोट लेना है तो दूसरे को कोसना है। इस देश में परंपरागत ढंग से बहुत सारी चीज़ें होती आई हैं और होती रहेंगी, लेकिन चूंकि योगी अपनी लाइन पर कायम है, वो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको अपना उनका स्टाइल है वो जारी है। अब दिल्ली से सेवई बांटी जाए चाहे सौगात बांटी जाए। अच्छा, वो जो ये कह रहे हैं कि वो ताजिए का साइज
क्या सुरेंद्र जी? छोटा कर। हाँ, ये कह रहे हैं ताजिए का साइज छोटा कर दो। वैसे हाई टेंशन लाइन किसी जहाँ ताजिया निकलता है वो रोड से नहीं गुजरती है। ताजिए का साइज भले चाहे जितना बड़ा हो छोटा करो, तो उद्देश्य साफ है कि सीमा में रहो, उपद्रव ना करो। उपद्रव करने की उनको कहना है कि हम कांवड़ियों को भी छूट नहीं देते, डीजे के लिए भी हम कोशिश करते हैं, रोक लगाते हैं। नहीं, ये जो आपके मित्र है सैयद मकसूद अशरफ, ये कह रहे हैं भैया हम टाइट हो गए, अब बताओ आगे क्या करें। नहीं, टाइट तो भाई 2014 के बाद से ही चल रहा है मामला, और टाइट के साथ साथ थोड़ी रियायत भी चल रही है। योजनाओं का भी लाभ, गरीब फ्री राशन भी ले रहे हैं मुसलमान। अब ईद भी पे सेवई भेजी गई थी। बीच बीच में कहा जाता है कि हमें भाईचारा सम्मेलन भी करना है, लेकिन विश्वास नहीं बन पा रहा है, ये बात सही है। और देखिए, हमारे यहाँ कबीर दास जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। हिंदू और मुस्लिम ईश्वर अल्लाह के अलग अलग जो लोग मानने वाले हैं, जो ढूंढते हैं और जो अपना काम सिद्ध करते हैं, उनके लिए सुनिएगा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, और हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, और तुर्क कहे रहमाना, और आपस में दोनों लड़ मरे, और मरम न कोई जाना। जी, ऑल राइट वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कल वक्फ बिल के बारे में आप एक सच और पारदर्शी तरीके से क्या कुछ ड्राफ्ट में मेंशन किया गया, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, इसके बारे में हम सबको आप ज़रूर जानकारी देंगे। ओपिनियन ऑब्जर्वेशंस के लिए आपको बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ एसएन सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह जी, पहले राउंड में परिचर्चा में ये बात स्पष्ट आई है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने के मकसद से, उनको टॉर्चर करने के मकसद से, और सुरेंद्र राजपूत जी के नज़रिए से समझें तो बुली करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। नहीं, देखिए, दोनों चीज़ों को हम कहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि बिल संविधान विरोधी। हम ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस क्या समझती है कि ये जो देश आज़ाद हुआ वो कांग्रेस के नाते हुए, और कांग्रेस जो कानून बनाती है वही सही है, बाकी नहीं है। ये वक्फ जो संशोधन हुआ, क्या 95 में 2013 में नहीं हुआ कांग्रेस ने जो बनाया वो सही, और जो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी वो गलत कैसे? कोई चट्टी चौराहे तो बन नहीं रहा। ये कानून तो संसद में बन रहा है, जेपीसी आई, बहुत सारे लोगों की राय ली गई, कल भी 8 घंटे का समय तय किया गया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी को, और जो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ थे, इनको भी एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, भारत का समाज तो संपूर्ण भारत के हित के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन पहले भी, देश की आजादी के पहले भी कुछ लोग स्वयं के हित के लिए कार्य करते थे। उनके लिए राष्ट्र हित सर्वप्रथम नहीं होता है, नहीं तो बोहरा समाज, आखा समाज, पासमानदा समाज, मुस्लिम समाज के बहुत सारे। अरे सर, एक बात बताओ आप एसएन सिंह जी, उसमें दिक्कत अब एक मसला मेरे से सुन लो। ये सारी दिलचस्पी मुसलमानों में ही है, कभी ईसाइयों के पास क्या क्या इस देश में है आपको पता है सर? मैं तो वही बता, इस देश की प्राइम लैंड, प्राइम प्रॉपर्टी सब ईसाइयों के कब्जे में है सर। आप कभी उनके लिए भी कुछ सोचेंगे? आप तो सुन तो लीजिए, मैं कह तो रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। आपने बड़ी अच्छी डिबेट लेके गए। ईसाई समाज केरल में कह रहा है कि हम 400 ईसाई वहां पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं कि हमारी जमीनों को कब्जा कर लिया गया है। और सब छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में, हम नाम नहीं लेंगे, एक हमारे मुस्लिम थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रहे, वो लगभग 125 एकड़ जमीन कब्जा किए हुए हैं। लगभग 42,000, एक दो नहीं 42,000 जमीनों पे मुकदमा चल रहा है। अरे सर, मैं जो कह रहा हूं आप उसको समझ नहीं रहे, या तो इग्नोर मार रहे हैं। आपको किस चीज पे आपत्ति है? हिंदुओं की, मुसलमानों की, इस देश की प्रॉपर्टी पर क्रिश्चियंस का कब्जा क्यों है, मुझे ये बताइए। देखिए, हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत के किसी भी जमीन पे किसी का कब्जा नहीं रहेगा। इनको भी टाइट करो सर। किसी भाई को डेविड क्या लेके आया था सर यहाँ पे? उसकी जमीन क्यों है यहाँ पे? अरे उनके से, उनसे अरे सर रुक तो जाओ, उनसे तो पेंशन लेते थे ना, खास कर नाम सुन के आप सब सर शांत हो जाए। हमें आप कुछ बोले ब्रिजेश जी? देखिए ब्रिजेश जी, हम आते हैं, मैं चुनौती देते हुए कहता हूं, चैलेंज देते हुए कहता हूं, यहाँ कांग्रेस के लोग बैठे हैं, जितने बिल उन्होंने बनाया वो एक धर्म की तुष्टीकरण के लिए था। पहला संशोधन करते सर, आप भी तुष्टीकरण कर रहे हो। धर्मांतरण कानून, अगर तुष्टीकरण नहीं होता
तो आप ईसाइयों मैं के तो कब्जे गिना में रहा जो हूं ना, जमीनें कि हैं परिच्छेद 28 उसके में आता है प्रबंध कि के हिंदू- लिए काम करते हैं आप। मैं तो अभी सब कह प्लीज। रहा हूं, मैं तो अभी चुनौती हाँ। देते आपको कहता हूं कि भारत में कोई भी जमीन किसी के कब्जे में नहीं रहेगा। आप ये मान के तो चलिए, लेकिन मुस्लिम भाई को यहां पे बता के जाइए। और आपके जिम्मेदार चैनल पे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत का कोई समाज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नजरिए से नहीं देखता है। लेकिन ये पूछा जाता है ये क्या कि जहां मैं खूंटा गाड़ दिया वो मेरा है, मेरी वाली सुनो। अगर सर, आपको न्याय ईसाइयों ने है, असली तो खूंटा सत्य गाड़ रखा चाहे है सर। पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, आप चाहे कहें कोई तो हो मैं जाए। उदाहरण अगर हम प्रस्तुत हाईकोर्ट में करूं, जाते हैं तो खराब हो जाता है। एक मैं तो उदाहरण कह रहा हूं। प्रस्तुत कर दूंगा कि असली अरे जमीनें मैं तो कब्जाई आपको हैं मैं क्रिश्चियंस में। आपके सामने चुनौती देते कहता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से और विजय एक जी को लाइन आप कहता नहीं हूं बोल कि पा रहे हो ईसाई समाज ईसाइयों नहीं, के लिए हिंदू सर। समाज भी अगर किसी की जमीन पे कब्जा करेगा, मैं बोल रहा हूं हिंदू समाज अच्छा, अगर आप मेरी किसी एक बात की का जमीन जवाब पे दे कब्जा दो। करेगा, एक सवाल केवल जहां आपसे। के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एक सवाल का जवाब। 400 एकड़ जमीन खाली एक क्वेश्चन सर, एक सवाल। पारदर्शी ईमानदार एक जवाब सवाल दे ले लो सकता सर। है। पूछे ईसाइयों का क्या रखा है यहाँ पे, बताओ। 125 एकड़ क्रिस्टोफर खाली क्या हुई, लाया सहारनपुर था, में नहीं। डेविड का क्या है यहाँ पर जो लाखों एकड़ जमीन कब्जा रखी हुई, प्राइम लैंड। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जितने लोग बैठे हैं वो कहें कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान सर, में कैसी बात सबको कर दर्जा दिया गया। ईसाइयों का नाम सुन के तो सर आप किसी का ठंडे कुछ पड़ नहीं गए रखा सर। है। धर्म पे आधारित बड़ी देश। इन्फ्लुएंसर धर्म- कम्युनिटी अरे है सर। हमें कोई तकलीफ, हम तो बोल रहे हैं, अब आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। धर्म पे आधारित अगर देश आप बना देते भारत को, चलो जैसे उदाहरण दूं। बंटवारा हुआ हिंदू मुस्लिम और के नाम लखनऊ पे, का हजरतगंज वो देश मुसलमानों का रहेगा, ये और हिंदुओं महात्मा का गांधी रहेगा। मार्ग। हमने कहा कल भी मैंने डिबेट में ये मना पॉइंट कहा रखा कि था। ब्रिजेश जी आज कहें तो रिपीट कर दूं। दिक्कत ये है ना, आज आप कहें तो मैं रिपीट कर दूं। ब्रिजेश जी आप अगर हमको बोलने नहीं देंगे सर, आप बोल रहे हो। रिपीट करिए, हमसे सवाल पूछिए, हमको जवाब तो देने दीजिए। अगर मैं जवाब ही नहीं लखनऊ दूंगा, में चार लोगों ने सवाल पूछा, महात्मा हमको जवाब गांधी ही नहीं मार्ग है दे रहे। सर। मुस्लिम भाई ने कहा हमारे पे अत्याचार हो रहा है। मुस्लिम भाई से आप बताइए, माइक उतारा सारा गया तो मसला सबका इनका माइक उतारा मुसलमान से गया है। कि केवल हिंदुओं असली का माल माइक ईसाई उतारा को गया? बैठे हैं और भाई को नहीं, तकलीफ हम तो सब मुसलमान पे से। अरे आप क्रिश्चियन पे सवाल तो पूछिए, ऐसे ही हम कह दें। आप बताइए ना कौन से क्रिश्चियन को ठीक। छूट दे दिया गया? ओके। क्रिश्चियन आ किसी का गला काट दे, किसी का मुझे बोलने दें कब्जा सर। कर ले। ब्रिजेश जी, एक मुझे वोट बोलने वाला दें सर। किसको छूट दिया गया? भारतीय हाँ। जनता पार्टी की सरकार ने मैं की। आपको बताता भाई, हूं। भारत में विभाजन का कार्य कांग्रेस करता मैं है। सुन तो भारत नहीं में आप। विभाजन का कार्य समाजवादी पार्टी सर, आप करती है। सुनना नहीं चाहते आप बताइए, क्योंकि भारत आपको में पता है मैं विभाजन क्या का बोलने कार्य वाला। और मैं तो सुझाव चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बिल्कुल- आप पूछिए ना, मैं भागने वाला थोड़े ना हूं। भारत समाचार पे मैं जानना चाहता हूं कि भारत समाचार अगर कोई चीज दिखा रहा है, ओके। निश्चित तौर पर सरकार तो आप एक मेरे से प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है। evidence based बात करते हैं। प्रतिबद्धता कि भारत Evidence में based। कोई भी व्यक्ति किसी की सर, जमीन नहीं please। कब्जा कर पाएगा, ओके। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लखनऊ का जो मुख्य मार्ग है हजरतगंज, उसकी जो रोड का नाम है वो नाम है हो गया ब्रिजेश जी? महात्मा गांधी हो मार्ग। गया ब्रिजेश जी? आपको पता है कि इस मार्ग पर बड़ा ही वीआईपी इलाका है। आप तो इस इलाके से वाकिफ भी होंगे। आपको पता है कि इस मार्ग पर 6 बड़े बड़े चर्च हैं और कोई भी चर्च 10 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ से कम नहीं है। क्यों है इनके पास इतना? दूसरा, आप जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं ब्रिजेश उस जी। धर्म के पास 100 फीट का केवल एक मंदिर है, वो भी हजरतगंज में। और जिस धर्म से हाजी साहब ताल्लुक रखते हैं उसके पास भी अतिक्रमण से बनाई गई एक छोटी सी मस्जिद है 300 फीट की, और ब्रिजेश जी, इनके 10 पास सेकंड दीजिएगा। सैकड़ों एकड़ ब्रिजेश जी, की 10 प्राइम सेकंड लैंड है दीजिएगा। सर। ब्रिजेश जी 10 सेकंड दीजिएगा। क्या था इनका जो कब्जा किया आज बैठे हैं? ब्रिजेश जी 10 सेकंड दीजिएगा। एक मिनट लीजिए। और सुनिए, भारत समाचार को करोड़ों लोग देख रहे होंगे, लाखों लोग देख रहे होंगे। ये भी पाप किसने किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ये पाप कैसे करती है? 1992 में एक एक्ट ले आती है और कहती है कि अगर आप जो जैसी 1947 की जैसी स्थिति थी वैसी बनी रहेगी। मतलब हमारे जमीन को चाहे कोई भी कब्जा कर लिया हो, चाहे ईसाइयों से भी खाली कराओगे? मुझे केवल इतना, हमारे दर्शकों से वायदा करो। मैं कह तो रहा हूं, वायदा करो। अब आपको दिक्कत ये हो गई। क्रिश्चियंस मैंने तो से बोला जमीनें ये वापस वर्शिप लोगे एक्ट आप। कौन ले आता है? जब हम कहते हैं कि उसमें भी हम संशोधन करेंगे और करेंगे। जो जिसका है उसको मिलना चाहिए, यही तो कह रहा हूं। तो ये क्रिश्चियन से वर्शिप एक्ट जमीन कौन वापस ले आता लेना है? चाहिए? कौन कहता है कि नहीं आप जो है वो अल्पसंख्यक अपनी जमीन सर सुन तो लो, मैं तो क्या बोल रहा क्रिश्चियन हूं। से आप जमीन किस तरह वापस से लें? बोलूं? किस तरह से बोलूं ब्रिजेश जी? किस तरह से बोलूं? ये पाप किसने किया? क्रिश्चियन ये से पाप जमीन किसने वापस किया? लें ना लें? वर्शिप एक्ट क्यों ले आ गया? जो जिसका है, अगर पता चल जाए। थैंक यू मैं सर, कह रहा हूं थैंक मुझे यू। 20 साल बाद ओके, पता ऑलराइट, चल गया कि उदयवीर जी ब्रिजेश जी हमारी जमीन उदयवीर जी मिलना चाहिए। भाई वो 20 साल राष्ट्र बाद हित मिलना के लिए चाहिए। काम कर रहे हैं, आप लेकिन उनका नहीं, सहयोग करने के बजाय अल्पसंख्यक की जमीन को अंध नहीं विरोध छू कर सकते, रहे हैं। बहुसंख्यक थैंक यू की एसएल जमीन सिंह को- जी, शुक्रिया हम तो सर। सबके- उदयवीर जी को मैं उनकी सुधार कर दूं। सबके। 2-3 बातें मैं सुधार कर दूं उनकी। पहली बात, मुसलमान में भी उसी पे तलवार दिखाई जाएगी जो भाजपा में शामिल नहीं होगा। लखनऊ में एक एमएलसी साहब थे, रोज उनको समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, रोज नोटिस मिलता था। भाजपा के शामिल हो गए,
ब्रिजेश उस जी दिन से ऐसे आज कोई तक किसी बोलने नहीं नोटिस की दिया। चर्चा नहीं। हमें तो कुछ बोलने ही नहीं दिए भाई ब्रिजेश। अरे ठीक, हमने कारण पूछा। सर रुक कि- जाओ, सर आप थोड़ी तसल्ली एक रख घंटे लो। का अलग प्रोग्राम एक रुक जाओ, तसल्ली सर, तसल्ली। कीर्तन सर एक जो सेकंड, मुस्लिम भाई है वो एसएन सिंह जी, नो प्लीज सर, प्लीज। कारण बता नहीं पाए। आपके बीच में भैया, मैंने किसी विरोध को का बोलने कारण नहीं क्या दिया। है? उस आप बिल में में कौन सा ऐसा चीज इतना आ रहा है? सब्र होना चाहिए कि आप दूसरों की सुने, हम एक अच्छी डिबेट आयोजित करें, इनका विचार भी आने। पहली बात तो विषय पे बोले नहीं। नहीं मैं तो सब। और दूसरी बात मैं बताऊं, जो भाजपा में शामिल हो जाए, चाहे अपराधी हो, चाहे कुछ हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, इनकी राजनीतिक शर्तें मान ले, इन्हें सब स्वीकार है। नंबर 2, दिल्ली से ईदी आ रही है लेकिन मुख्यमंत्री तलवार दिखा रहे हैं, और ये इतिहास पुराना है। जब मोदी जी को दिल्ली जाना था तो हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी बने थे, सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की बात करते थे। अब मोदी जी दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली के बाहर वालों से मिलना पड़ता है, उसमें इस्लामिक वर्ल्ड के भी लोग हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, तो मोदी जी तो ईदी भेज के अपनी सेकुलर छवि दिखाते हैं। और योगी जी भी ये जो आंख दिखा रहे हैं ये तभी तक है जब तक दिल्ली की कुर्सी मिल जाए। अगर दिल्ली की कुर्सी नहीं मिली तो ये आंखें घूम जाएंगे इन्हीं भाजपाइयों के खिलाफ, और पहले देख चुके हैं लोग गोरखपुर में योगी जी की आंखें। सुधार, बार बार ये सुधार करने की बात कर रहे हैं, सुधार का उदाहरण मैं आपको दे दूं। चुनाव आयुक्त के चयन में सुधार किया, क्या किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी से बाहर कर दिया। जो नॉन पार्टीशन आदमी था, किसी दल का नहीं था, उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च पद पे बैठा था, सुधार के नाम पे उसे बाहर कर दिया। इनके कुछ दोस्तों की नजर, सर एक सेकंड रुक जाओ, लेट हिम फिनिश। दोस्तों की नजर जी, वक्फ की संपत्तियों पे पड़ गई होगी, आसान तरीका ढूंढ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो अधिकारियों में बता रही है, यही योगी सरकार बता रही है। 10-10 साल ढूंढ रही है लगा के, 8-8 साल लगा के कि इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। उन्हीं अधिकारियों को पूरी पावर देना चाहते हैं जो जनता से चुने हुए लोग हैं, जिनके बार बार बदलने की चांसेस हैं, जो दोबारा चुन के आएंगे। क्या आप लोगों ने जो सुझाव संयुक्त ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को आप लोगों ने जो सुझाव दिए थे, क्या उन सुझावों को माना गया या नहीं लिया गया? नहीं, जब 44 के 44 संशोधनों पर विचार ही नहीं किया गया। और दूसरी बात, मैं आपसे भी ऑब्जेक्शन करना चाहता हूं, आप क्यों एक रिलीजियस माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं? सर मैं ईसाइयों के बारे में बोल रहा था, मैं ये कह रहा हूं, इस देश अगले में बौद्ध भी बोलूंगा। इस देश में संविधान के हिसाब से सारे धर्म बराबर हैं, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सुधार होना है तो सारे धर्मों के लिए होना चाहिए, सारे नागरिकों के लिए होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूं। बौद्ध और हिंदुओं की जमीन तो ऑलरेडी इनके पास है। कि नजर पड़ गई किसी भाजपा नेता के किसी व्यापारी मित्र की बगल में वक्फ की जमीन है तो उसके लिए सर नजर पड़ना ईसाइयों की लैंड पे पड़े, बड़ी प्राइम लैंड है। सुरेंद्र जी क्या ऑब्जेक्शन है सर? देखिए, हम क्या आपके सुझाव लिए गए थे जेपीसी में? अगर हमारे आपकी पार्टी के सांसदों, बिल्कुल एक सुझाव नहीं लिया गया किसी भी सांसद का, क्या बल्कि प्रतिपक्ष के किसी भी आदमी का कोई सुझाव नहीं लिया गया, बल्कि इन्होंने तो टीडीपी के सांसदों का भी सुझाव नहीं लिया था, जनता दल यूनाइटेड के भी सांसदों का सुझाव नहीं लिया। मैं ऑफिशियली कह रहा हूं, 10 सुझाव जो इन्होंने लिए थे वो भाजपा के सांसदों के लिए थे। अब आप मुद्दे की बात करें, चूंकि एसएन सिंह जी उल्टी सीधी बात करते हैं, वो कोई फायदा नहीं है उन सब चीजों से। मैं आपको बताता हूं हमारी प्रॉब्लम क्या है। भाई पहले कानून बने थे, उनके अनुसार संस्थाएं बनी हैं, वक्फ की पुरानी संस्थाएं, आप उनको खत्म करना चाहते हैं क्या? नंबर 1, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नंबर 2, अपनी जमीन जो है ना, उनकी भूमि को के वक्फ के उद्देश्य क्या उद्देश्य है ये तय मुस्लिम्स करेंगे, मुस्लिम्स का रिलीजियस वो करेगा। वक्फ आलो औलाद होता है, ये तय करने का काम सरकार का नहीं कि वक्फ कौन करेगा, कौन 6 महीने का मुसलमान है, कोई 6 साल का मुसलमान है, या कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये आप वक्फ की परिभाषा बदल रहे हैं, जो धार्मिक मामलों में कहीं ना कहीं एकदम एक नेशनल ट्रिब्यूनल भी तो बना रहे हैं, वो तो बेहतरी के लिए। सुनिए तो सर, आप देखिए आपके साथ सबसे बड़ी नहीं सर, सवाल तो पूछे जाएंगे सर, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आज मैं आपको ओके, एक सेकंड, नो एसएन सिंह जी, नो, प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज 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 वेट, प्लीज वेट सर, प्लीज वेट सर, सुप्रीम कोर्ट प्लीज सर, प्लीज वेट करें आप एक सेकंड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक सेकंड रुक जाओ, आप बोले सर। उसके बाद आ जाइए न्यायपालिका मैंने आपको पूछा तरीके से, मैंने नोट कर लिया, नोट कर लिया। यूजर की अवधारणा को समाप्त किया जाए। ऑब्जेक्शन बताइए, गोल गोल घुमाइए मत। ऑब्जेक्शन बताइए सर, रुक जाओ सर। अरे यार, ऐसे थोड़ा सुन लो भाई, पढ़े लिखे हो तुम भी, संबित पात्रा हो रहे हो क्या?
ऑब्जेक्शन सुन तो लो, आप बोलें सर, खाम खा की बात कर रहे इरिटेट मत हो हैं। सर, बोलो आप। न्यायपालिका में जो वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को समाप्त किया जा रहा है, को नहीं याद कर रहा हूं। वक्फ प्रशासन को कमजोर करने के लिए बिना किसी थैंक यू सर, एहसन सिंह जी रुक जाओ। बिना किसी मौजूदा कानून के प्रावधानों को हटाया जा रहा है। साथ में वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण को जो किए हैं उनको बचाने के लिए और सुरक्षा दी जा रही है। वक्फ की संपत्तियों को जुड़े विवाद में पंजीकरण के मामले में कलेक्टर को बाप बनाया जा रहा है, राज्य सरकार को बाप बनाया जा रहा है। भाई जमीन आपकी, तो लैंड तो स्टेट की होती है, नहीं स्टेट को बाप नहीं बनाएंगे तो किसको नहीं, बनाएंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। डीएम आपको बता दीजिए, मतलब लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। सुन लीजिए ना सर, कटहरी का चुनाव, कुंदर की चुनाव, रामपुर का चुनाव, ये जो ब्यूरोक्रेसी को अगर आप बाप बना देंगे तो आज ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों की जमीन खा करके वो करेगी, कल मेरे और आपकी संपत्ति पर भी हड़पेगी। एक चीज जान लीजिए, सबकी। भाई कहते हैं ना, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत शुक्रिया सर। अशरफ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो सिफारिशें की गई हैं उसमें कुछ बेहतरी का सुझाव भी, जैसा कि अभी सिफारिशें पढ़कर मेरे काबिल दोस्त सुरेंद्र राजपूत सुना भी रहे थे, जैसे एक नेशनल ट्रिब्यूनल बनेगा, इसकी जुडिशियल समीक्षा भी की जा सकती है। क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को घेराबंदी के मकसद से है? एक पहलू ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है वो बेहतरी चाहते हो। नहीं, बेहतरी है ही नहीं ना। बेहतरी होती तो हमसे ज्यादा समझेगा कोई। हम तो पहले बताते हैं आपको कि बेहतरी है, बेहतरी है ही नहीं। इनका इल इंटेंशन है, निगेटिव सोच है और इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरह से मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ हम करें जिससे फर्क पड़े। इनकी नीयत खुद खराब है, इन्हें हड़पना है। मुसलमानों की जमीन जो वक्फ के नाम पे है, इन्हें खुद हड़पना है। डीएम को पावर देने का मकसद ये है। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूं, 4 दिन से मैं देख रहा हूं मोदी की सौगात का बड़ा बखान कर रहे हैं आप। बार बार की सौगात मिल गई और आज सौगात मना किए थे कि मत लो, पर उस दिन मान नहीं रहे थे, उछल उछल के कह रहे थे लाओ 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 सौगातें मोदी, और आज रिटर्न गिफ्ट मिल गया है तो आप कह रहे हैं कि आप बड़ा। कोई गिफ्ट नहीं मिला है, मुझे बुलाया नहीं था आपने। मेरी बात सुन लीजिए, आप कितने लोगों को दिया है पूरे हिंदुस्तान में? 32 लाख लोग है, 20 करोड़ का 1.5% में नहीं है। 4% तो भाजपा को वैसे भी वोट मिलता है, सौगात तो चाहे मत दो। ये अपने वर्करों को देके ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप लोग उस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर वो रिटर्न गिफ्ट क्यों लिया सर? कोई सौगात किसी ने नहीं लिया। ये उन्होंने अपने वर्कर, अपने मोर्चा को दिया है। 6 लाख की आबादी है, 6 लाख गांव है, 5 आदमी पड़ा है गांव के अंदर। सर मस्जिद जा रहे हैं बीजेपी के वर्कर। जी हाँ, तो 5 आदमी है तो 5 दिन के वर्कर ही है मुसलमानों के, जो एक अल्पसंख्यक मोर्चा और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे से। आप लोग किसको गुमराह कर रहे हैं? कोई मुसलमान। अशरफ भाई, ये लोग लेमन जूस दे करके घर लिखवा रहे हैं। अगर सौगात देना है ना तो योगी जी का स्टेटमेंट बंद कराइए। अगर सौगात देना है तो गिरिराज की बोली बंद कराइए। अगर सौगात देना है तो मुसलमानों को दीजिए मैसेज। संजीवनी बूटी से दर्द हो रहा है ना, सौगात देना है तो ये जीवन देती भी है। अच्छा देखिए अशरफ साहब, अशरफ साहब, अशरफ साहब, रही है। अभी एसएन सिंह कह रहे हैं दर्द हो रहा है ना। एसएन सिंह ने बोला कि दर्द हो रहा है, यही सुधार है, यही सुधार है। बोला एसएन सिंह ने भी कि दर्द हो रहा है ना। हमने नहीं, बाबा साहब वो ही प्लेजर है इनका, वही प्लेजर है इनका, वही प्लेजर है। वो हमारे संविधान मुसलमान भारत में मिल जाएंगे। आप संविधान कहते रहिए, वो इस्लाम कहते रहेंगे। आपका अब कांग्रेस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। दर्द हुआ क्योंकि उनके पास कुछ। सर एसएन सिंह जी रुक जाओ सर, दर्द हुआ आपको? दर्द तो कहीं और हो रहा है, जहां से साइज छोटा करने की बात हो रही है, दर्द वहां हो रहा है। असली दर्द तो वहां है। एसएन सिंह फाइनली बाहर आ गए और वो कह दिए कि दर्द हुआ। ब्रजेश जी कितनी देर बेचारे जो डिप्लोमेसी करते हैं। बोले सर, दर्द किसको हो रहा है? कांग्रेस को दर्द किसको हो रहा है? बोले सर, हाजी साहब बोलो। जैसे कि कोई बोलेगा नहीं बीच में, हाजी साहब की बात है, राजस्थान में बड़ा। थैंक यू सर, एसएन सिंह जी रुक जाओ, नो रनिंग कमेंट्री सर, हाजी साहब बोलेंगे। देखिए मैं लखनऊ में, क्योंकि मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि यहाँ एक हॉस्पिटल था वाजिद अली शाह साहब का, दारुशफा चौक में, दारुशफा के नाम से, और वो इत्तेफाक से कि कमिश्नर साहब के ही अंडर में आता है। और वहाँ आप कल अपना कैमरा और टीम भेजिए और वहाँ पे खोज करने की कोशिश कीजिए कि वो हॉस्पिटल के अवशेष भी कहीं हैं। और एक दुकान की, उस हॉस्पिटल परिसर में जो दुकानें हैं, उस एक दुकान की कीमत क्या है? करोड़ों में। दर्द हुआ?
भाई दर्द दवा भी तुम ही दोगे, दर्द तुम ही ने दिया है, दवा भी तुम ही देखो दोगे। अशरफ को दर्द हुआ, ये तो मैं महसूस कर रहा हूँ। अशरफ को दर्द याद दिलाया है, अशरफ ने पार्लियामेंट का दर्द याद दिलाया है कि कैसे वहां पे आंसुओं के साथ रोना पड़ा। कंप्लीट अशरफ ने ये याद दिलाया है। थैंक यू। दर्द तो सबको हर वक्त में होता है। नहीं और दर्द हो होता रहा है, ये तो रहेगा। अतीक से भी पूछे दर्द होंगे, ये तो अशरफ ने मुख्तार याद अंसारी दिला से दिया भी साहब पूछे होंगे, कि ये तो पार्लियामेंट में अपराधियों से कैसे पूछे जो है होंगे, अपनी अपने जो भाई बात बिरादरी की से गई पूछे थी। होंगे, दर्द और जो तो फ्रीडम ऑफ फाइनली राइट अगर थोड़ी देर अपराधी बाद आपके भाई बिरादरी में कम है। उससे भी तो ये और पूछे कम रह होंगे। गए। धर्म को मानेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आप अभी लेकिन फाइनली आप असली रूप में आ गए सब गाड़ लोग। के, थैंक यू सर, पूरा गाड़ के धन्यवाद किसी सर। का भी कब्जा बहुत करना बहुत बधाई, बधाई, असली रूप में आ भाई गए। कर्नाटक का थैंक यू पूरा सर, गांव, धन्यवाद। तमिलनाडु, बहुत बहुत राजस्थान, धन्यवाद, मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस पर चर्चा देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।